नमस्कार, मैं चित्रा त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज आपको जिक्र ज्यादा करके फिक्र कम करने वाली राजनीति पर दस्तक देनी है। पहली खबर है जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी हुई, जिस पर पिछले हफ्ते से खूब हल्ला देश में है। उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति का मसौदा लेकर आ चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी आबादी कंट्रोल करने वाले कानून के लिए प्रबल समर्थक हैं। मध्य प्रदेश के कई मंत्री विधायक मांग कर रहे हैं कि आबादी नियंत्रण वाला कानून लेकर आया जाए। संसद में राकेश सिन्हा और रवि किशन भी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कानून बनाने की मांग करता हुआ प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आज की दस्तक देती हुई ये आई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब दिया है और कहा है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी यानी 2 बच्चों की नीति लाने का कोई इरादा केंद्र सरकार का नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब केंद्र की सरकार ही 2 बच्चों की नीति के समर्थन में ना विचार रखती है ना इरादा, तो फिर राज्यों में बीजेपी की सरकार क्या सिर्फ धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण वाली राजनीति के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंक की तालीम दो। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3 औरतें होती हैं। ये सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें। मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में, बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के जरूरी मुद्दे पर पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ मुस्लिमों को आबादी नियंत्रण का जिम्मेदार बताते हुए छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच अब जो खबर आई है वो ये कहती है कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश बीजेपी के कई सांसद और संघ की जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी कानून वाली सोच के मुकाबले केंद्र सरकार का ही इरादा कुछ अलग है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की सरकार आबादी कंट्रोल करने की नीति का मसौदा लाकर 2 बच्चों से ज्यादा संतान होने पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाने पर विचार करती है और 1 बच्चे की पॉलिसी अपनाने वालों को तमाम फायदे देने का ड्राफ्ट बना चुकी है, और जब संघ का विचार लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी कानून बनाने का रहा है, कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। मैंने कहा जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है, तो इसका विचार कर एक नीति बननी चाहिए। अभी सरकार की बनी है, जरा और विचार करके बननी चाहिए। सबका मन बनाना चाहिए उसके लिए और बाद में वो लागू करनी चाहिए सब पर। तो वो नीति अगर तय करती इतने हो तो उतने, वो जितने करेंगे उतने, उसमें क्या है, मन बनाए तो फिर कठिनाई नहीं आएगी। ऐसे में जहां किसी नीति या कानून बनाकर आबादी कंट्रोल करने की बात बीजेपी शासित राज्यों और संघ की तरफ से आती है, तब केंद्र सरकार की सोच क्या है, ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में लोकसभा के भीतर होशंगाबाद से बीजेपी के सांसद उदय प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा, क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाली कोई नीति लाने का विचार कर रही है? क्या 2 बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं है? जवाब में संसद के भीतर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं। तो सवाल उठता है, जब संसद में ही सरकार कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण या 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर उसका कोई इरादा नहीं, तो क्या सिर्फ आबादी कंट्रोल करने के कानून का मसौदा या कानून लाने की मांग इसलिए की जाती है ताकि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो सके? जैसे ताजा बयान सुनिए उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान का। आज हमारे मुस्लिम समाज में 3-3 पत्नियां जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई रखते हैं और 3-3 पत्नियों के अब 10 बच्चे ही लगा लिए, 30 बच्चे पैदा हो गए। तो जनसंख्या
उनकी वजह से बढ़ रही है, बेरोजगारी उनकी वजह से बढ़ रही है। ऐसे बयान इस बात को स्थापित करते हैं जैसे सिर्फ देश के मुस्लिम नागरिक की आबादी बढ़ाने के लिए सीधे जिम्मेदार है और इसीलिए आबादी नियंत्रण का कानून होना जरूरी है। लेकिन लोकसभा में सरकार की मंत्री 4 वजहें गिनाते हुए कहती हैं कि सरकार तो 2 बच्चों की पॉलिसी लाने का विचार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक अब वांछित प्रजनन दर घटकर 1.8 हो गई, यानी भारत की महिलाएं अपने औसत जीवन काल में 2 बच्चों से कम को ही जन्म देना चाहती हैं। दूसरी वजह केंद्र सरकार बताती है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भारत को परिवार नियोजन में किसी भी तरह का दबाव बनाने से रोकता है। तीसरी वजह के तौर पर सरकार दुनिया भर के अनुभवों के आधार पर कहती है कि अगर जबरदस्ती आबादी कंट्रोल कराने की कोशिश की जाती है तो लिंग के आधार पर गर्भपात, लड़कियों का त्याग, भ्रूण हत्या जैसी बेहद शर्मनाक चीजें समाज में बढ़ने लगती हैं। और चौथी वजह में सरकार केंद्र की संसद में खुद कहती है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून और प्रावधान के प्रजनन दर कम की है। तो फिर सवाल उठता है, आबादी कंट्रोल करने के लिए जो बातें केंद्र सरकार संसद में कहती है उससे उत्तर प्रदेश और असम की सरकारें, संघ, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता क्या इत्तेफाक नहीं रखते? या फिर जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा सियासी औजार बन चुका है जिसमें चेहरा विकास का दिखाया जाता है और हकीकत धर्म के आधार पर वोटों के बंटवारे और समाज के बंटवारे की होती है। दिल्ली से पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में गणपति उत्सव का सफल प्रयोग करने वाले तिलक ही थे। धर्म का सांस्कृतिक महत्व क्या हो, आंदोलन और राजनीति में धर्म का प्रयोग कैसे और कितना, आज के दौर में राजनेता इसे समझे बिना अपनी अपनी प्रयोगशाला चला रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण एक सियासी लव स्टोरी का एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। कोई इसमें परिवर्तन नहीं होना है। पहले भी सर्व समाज के लोग, इसमें हमारे आराध्य ब्राह्मण भी रहे हैं, आगे रहेंगे। हमें दिया स्टूल और कुर्सी दे दी हमारी छीन के अपने आरएसएस बीजेपी के लोगों को। समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती से ब्राह्मण जा रहा है। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय भीम, जय भारत। राम परशुराम आगे आ गए और पीछे हो गए जय भीम जय भारत, क्योंकि मंच सज चुका है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, शंख बज रहा है, बीएसपी के मिश्रा जी के हाथ में गदा आ गई है और जाति वर्ण के आधार पर ब्राह्मणों से वोट बटोरने वाली राजनीति पर सोशल इंजीनियरिंग का मुलम्मा चढ़ाकर 2022 के लिए ब्राह्मण एक सियासी लव स्टोरी का आगाज अयोध्या से बहन जी की पार्टी ने कर दिया। सत्ता की चाबी होगी तभी अपने समाज के लिए कर सकते हो कुछ। तो सत्ता की चाबी लेने के लिए आपको कुछ और चाहिए। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फहराते हैं। मतलब जिस संविधान की शपथ लेकर सत्ता चलाना चाहते हैं, जिस संविधान से बने नियम कायदे कानूनों का हवाला वकालत में सतीश चंद्र मिश्रा देते आए, वही भूल गए, जिसमें कहा जाता है कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है और इसके आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव है, तो 2007 में ब्राह्मण वोट की जिस आग में सत्ता की हांडी चढ़ाकर बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, उसी का दोबारा प्रयोग होता है। अयोध्या से शुरू हुआ ये ब्राह्मण महासम्मेलन, जिसे नाम प्रबुद्ध वर्ग का दिया गया, मथुरा, काशी, चित्रकूट होते हुए बुद्ध की धरती तक से आगे बढ़ेगा। वोट सीधे मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, दुबे जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी समेत उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण से मांगा जाएगा। ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर आप 1-1, 2-2% करके इधर उधर भटकते रहोगे,
तो ऐसे ही भटकते रहोगे। एक बार फिर एक नए समीकरण की तरफ आज इशारा किया गया, और सिर्फ समीकरण नहीं है, इस बार हिंदुत्व के कार्ड को बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बसपा ने भी खेल दिया। राम और बुद्ध को एक साथ याद किया, राम मंदिर की बात की, और राम के बाद यानी अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, चित्रकूट और बुद्ध की धरती से भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, ये आज साफ कर दिया गया। ब्राह्मणों को एकजुट करके सत्ता का राज तिलक उत्तर प्रदेश में इसलिए नेता चाहते हैं क्योंकि 2007 में कहते हैं ब्राह्मण वोट बड़े समर्थन के दम पर मिला तो बीएसपी 206 सीट तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण वोट एक मुश्त बीजेपी के साथ ही खड़ा नजर आया। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट किया। 2014 में 72% ब्राह्मण का समर्थन बीजेपी के साथ रहा। 2019 में दावा है ब्राह्मण वोट बैंक का 82% हिस्सा सीधे बीजेपी के खाते में ही गया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी के खाते से अभी चुंबक की तरह चिपके चल रहे ब्राह्मण वोट को अलग करना मुश्किल है, लेकिन यूपी में क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की राजनीति का रंग फैलाकर थोड़ी सेंध लगाना कठिन नहीं। जैसे मारा कोई अपराधी जाता था उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी उसकी जाति बताकर ब्राह्मण वोट बैंक साधने लगते। जैसे दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी विपक्षी ब्राह्मण नाम का सहारा लेकर सियासत करने लगे। विकास दुबे के अपराधी भतीजे के एनकाउंटर के बाद पत्नी खुशी दुबे जो जेल में बंद है, उसका केस लड़ने की पहल खुद सतीश चंद्र मिश्रा कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि इस ब्राह्मण राजनीति में सिर्फ बीएसपी कूदी है। कांग्रेस में रहते ब्राह्मण चेतना जगाने वाले जितिन प्रसाद अब बीजेपी के लिए शंख बजा रहे हैं। केंद्र में मंत्री पद देना हुआ तो भी एक ब्राह्मण चेहरा अजय मिश्रा का उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया। दावा है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार में भी ब्राह्मणों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है और बीजेपी भी ब्राह्मण सम्मेलन करके अपने साथ जुटे ब्राह्मण वोट पर एकजुटता दिखाने से पीछे नहीं। कोई इसमें परिवर्तन नहीं होना है। पहले भी सर्व समाज के लोग, इसमें हमारे आराध्य ब्राह्मण भी रहे हैं, आगे रहेंगे, सर्व धर्म के लोग और समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के विकास में विश्वास करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपना विश्वास देंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी अपने खाते में पूरी तरह लेकर चलती है। बीएसपी इसमें भी सेंध लगाना चाहती है, इसीलिए कहती है कि मायावती की सरकार बनी तो और भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन लड़ाई राम से आगे की है। बीजेपी के पास श्री राम मंदिर है तो समाजवादी पार्टी 108 फीट की परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। मायावती कह चुकी है कि वो एसपी के वादे से भी ऊंची मूर्ति परशुराम की लगवाएंगी। समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती से ब्राह्मण जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 67 जिलों का दौरा किया है और हमने देखा है कि आज ब्राह्मण समाज वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए आतुर है। दरअसल इन सभी दलों की ये सोच कहती है कि ये जनता को नागरिक नहीं जाति के चश्मे से देखते हैं और खुलकर वो नियम कायदा कानून तोड़ते हैं जो इन्हें धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से रोकता है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। जिक्र ज्यादा करो फिक्र कम करो वाली राजनीति की तीसरी कहानी उन मदरसों से जुड़ी हुई है जहां धर्म के आधार पर शिक्षा छोड़ आधुनिक पढ़ाई कराई जाए। इसीलिए बहुत राजनीति होती है। केंद्र सरकार की योजना से मदरसे आधुनिक हो, इसका प्रचार भी खूब हुआ, लेकिन उन्हीं मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देने का जिम्मा जिन 25,000 शिक्षकों पर है वो 4 साल से पूरी सैलरी नहीं पा रहे। सियासत इस बात की देश में बहुत होती आई कि मदरसों में अब भी सिर्फ धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती है, इसीलिए मदरसों का आधुनिकीकरण हो। जब उन्हीं मदरसों को मॉडर्न शिक्षा लायक देने के लिए तैयार करने की योजना शुरू हुई तो योजनाओं का बंटाधार कैसे होता है, गवाही आज शाइस्ता नदीम और संतोष शुक्ला का परिवार देगा। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना शुरुआत हुई। मकसद था मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ बच्चों को विज्ञान, भूगोल, गणित और कंप्यूटर पढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में 8,500 मदरसा आधुनिकीकरण योजना में शामिल है। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने वाले 25,000 शिक्षकों को 4 साल से पूरी सैलरी नहीं मिली। 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, 3,000 रुपए राज्य सरकार देती है। पूरी सैलरी हम लोगों की 15,000 है, मगर हम लोगों को सिर्फ 2017 के बाद से 3,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ रहा है।
ये परिवार शाइस्ता का है, जो लखनऊ के पास मलिहाबाद में साइंस पढ़ाती है मदरसे में। 3 बेटियां हैं, सबसे छोटी बच्ची का इलाज चल रहा है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने वाली शाइस्ता जैसी शिक्षकों की सैलरी में 2017-18 तक पूरा हिस्सा केंद्र को देना होता था। 2017 के बाद से वेतन का 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य देंगे, ये तय हुआ। यूपी सरकार तो अपना हिस्सा देती आई, लेकिन दावा है पिछले 4 साल से 1 रुपए केंद्र के हिस्से से नहीं आया, तो सैलरी कभी पूरी नहीं मिली। 2017 के बाद से हम लोगों को केंद्र सरकार से जो 12,000 रुपए पर मंथ मिलता है, उसमें से कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मतलब मदरसे के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी। मदरसा मॉडर्न करने का ढिंढोरा पीटकर वाहवाही भी सबके विकास की लूटी जाएगी, लेकिन उन्हीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने का जिम्मा जिन नदीम खान जैसे शिक्षकों के कंधों पर होगा, उनके परिवार को जीने लायक वेतन भी नहीं देंगे। जो कंडीशन हम लोगों की है, ये बताने के लायक समझ लिए नहीं है, ऐसी कंडीशन में है। और हम लोग जो है दूसरी जगह कहीं जॉब भी तो नहीं कर सकते प्राइवेट में, क्योंकि मसला ये है कि अब हम एक तरफ लगे हैं तो दूसरी तरफ हम अपनी, और फिर हम लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, कहीं हम लोग को जो है तो नौकरी भी नहीं मिल सकती दूसरी जगह। कहने को सरकारी नौकरी, लेकिन ये दर्द अकेले शाइस्ता और नदीम के परिवार का नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 25,000 शिक्षक हैं जिनको सालों से अपने मेहनत की कमाई का पैसा नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार अपना हिस्सा दे, राज्य सरकार कहती है कि जब केंद्र से पैसा आएगा तो हम भी अपना हिस्सा दे देंगे। ये मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम नागरिक ही मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देते हैं। 25,000 शिक्षक जिनकी सैलरी 4 साल से केंद्र की तरफ से फंड न मिलने पर अटकी है, दावा है उनमें 40% हिंदू शिक्षक हैं। उनमें से एक हैं वेतन के लिए तरसते बहराइच के संतोष शुक्ला। मरने की कगार पर हम लोग जूझ रहे हैं। किसी तरीके से शादी विवाह कथाएं थी, आज से किसी तरीके से घर चल रहा है। राज्य सरकार जो अपना पैसा 3,000 करके दे भी रही है, वो भी 2-2, 3-3 महीने करके देती है, तो जब तक वो पैसा आता है तब तक उससे 2 गुना कर्जा हो जाता है। सर जी, सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो मदरसों को बदलने का जिम्मा जिनके कंधे पर, वो लाचार क्यों? इनके हक का वेतन दिलाने को शिक्षक संघ के नेता दिल्ली तक दौड़े, तो पता चला केंद्र के विभागों ने भी अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ स्कीम इस साल से आई है, तो मैं इस साल से 21-22 से आप लोगों को पैसा दूंगा, पिछला पैसा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लीजिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गया सर, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का स्कीम हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है, आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पैसा लीजिए। बताइए 4 साल का जो पैसा हमारे टीचरों ने काम किया है, वो तो कोई देने के कहीं नहीं रहा है सर। माननीय मंत्री जी से भारत सरकार के प्रयास करूँगा, उनसे मिल करके इस समस्या से अवगत कराऊं और पैसे ले करके ला करके जो भी हमारे भाई बहन टीचर्स हैं जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, आधुनिकीकरण में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको सैलरी मिल जाए, ये हमारा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों के हक का 775 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार के विभाग ने जारी नहीं किया, तो क्या अब इन टीचर्स के हक की दस्तक वो विभाग केंद्र के सुनेंगे, या फिर मान ले कि मदरसों को आधुनिक बनाने का सिर्फ ढिंढोरा ही पीटा जाएगा? संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। अब पंजाब की राजनीति की वो दस्तक जिसमें पार्टी के कैप्टन आज नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से बन गए, और कमान मिलते ही मंच से ही सिद्धू ने हाव भाव से ये जताना शुरू कर दिया कि अब गुरु वही हैं। हालांकि पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कैप्टन को मंच पर नजरअंदाज भले सिद्धू कर लें, राजनीति के मैदान में नहीं कर पाएंगे। सिकंदर बना के खड़ा करूं सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का प्रधान बन गया। 125 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का आमना सामना हुआ। सिद्धू ने अमरिंदर से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन फिर भी पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान के तेवर देखने लायक थे। मंच पर बैठे सिद्धू जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन किया और अपनी दाईं ओर बैठे कैप्टन और हरीश रावत को अनदेखा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल और लाल सिंह की तरफ बढ़कर आशीर्वाद दिया। इस तरह मंच पर सिद्धू ने कैप्टन की खूब अनदेखी की और ऐलान किया
कि 15 अगस्त से उनका बिस्तर कांग्रेस भवन में लगेगा। देखो जेड़ा विरोधी कहंदे सी आज कांग्रेस एक मुठ है, एक झूठ है, एक मुठ है, एक झूठ है, तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर जिस सामने अस्तित्व खोना है। मंच जहां अमरिंदर सिंह के तेवर नरम दिखे तो सिद्धू अपने तेवर से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कैप्टन के बगल में बैठने के बावजूद सिद्धू और कैप्टन की नजरें नहीं मिली। दोनों नेता तिरछी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे और कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बीच सामने से कोई बातचीत होती नहीं दिखी। कांग्रेस आलाकमान के आशीर्वाद से नवजोत सिंह भले ही कैप्टन के खिलाफ अपनी लड़ाई का पहला राउंड जीत चुके हो, लेकिन उन्हें राजस्थान का उदाहरण याद रखना चाहिए, जहां प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जीत दिलाने वाले सचिन पायलट अपने पार्टी के सीनियर और विरोधी अशोक गहलोत से सत्ता की जंग में मात खा गए। वैसे भी राजनीति के खेल में कैप्टन भी गहलोत से कम नहीं है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। इसी खबर के साथ दस्तक में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आगे आपको बताएंगे बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से मुंबई क्राइम ब्रांच ने क्यों की 6 घंटे तक पूछताछ। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।